नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगी थी और वो जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 237 याचिकाएं अब तक दायर की गई है। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और आज सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल की जाएगी। सीएए को लेकर पूरे देश भर में तमाम तरीके के विवाद सामने आ चुके हैं। कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें से कई याचिकाओं पर कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, नागरिकता संशोधन कानून पर आज केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने वाली है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर? बिल्कुल। देखिए शिवानी, सीए को लेकर लगातार कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पर लगाई गई हैं। लगभग 237 याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सीए का जो नोटिफिकेशन है 11 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से आए शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी। इसके खिलाफ कई याचिकाएं जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस नेता देवव्रत सकिया, असम जाति युवा संघ छात्रवद जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ से जिन्होंने याचिका लगाई थी। इन तमाम याचिकाओं में इसके पहले ही 19 मार्च को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और सबसे महत्वपूर्ण 3 जजों की बेंच इस तमाम मामले की सुनवाई कर रही है और माना जा रहा है कि आज केंद्र सरकार अपनी तरफ से जवाब पेश कर देगी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये माना जा रहा था कि सीए के विरोध में पूरे देश भर में एक आंदोलन होगा, नाराजगी होगी। लेकिन जब सीए लागू हुआ, उसके नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से जो कंफ्यूजन थी तमाम लोगों के जहन में वो दूर होती नजर आई और उसके बाद से जो आंदोलन था वो उतना असरदार दिखा नहीं जो 2019 के 20 के आसपास जो सीए को लेकर नाराजगी थी। बिल्कुल पंकज, तो तमाम भ्रांतियां जो सीएए के इर्द गिर्द थी वो लोगों में कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। यही कारण है कि सीएए को लेकर बीते कुछ सालों में देश ने जो आक्रोश देखा था वो इस बार सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमने नहीं देखा। बावजूद इसके पंकज, क्या कारण समझ में आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी याचिकाएं कानून के विरोध में दाखिल की गई? जब नागरिकता देने की बात हो रही है तो विपक्ष के लोगों को परेशानी क्या है? क्या चुनावी स्टंट माने इसको? नहीं, देखिए शिवानी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सीए एनआरसी लगभग सीए में अलग प्रावधान है और एनआरसी में अलग है और इसी बात का कंफ्यूजन अगर आपको याद होगा 2019 पे शाहीन बाग हो या तमाम मुस्लिम वर्ग हो, अलग अलग जगहों पे आंदोलन करते, लंबे समय से आंदोलन करते नजर आए थे। तमाम लोगों को इस बात का भ्रम या तो डाउट कहा जाए था कि सीए लागू नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तमाम मुस्लिम वर्गों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या तो फिर उन्हें जो नागरिकता है उसका प्रूफ देना होगा। तो ऐसे में ये भ्रांतियां तमाम लोगों के मन में थी और लेकिन जब सीए नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से तमाम लोगों के जहन में जो भ्रांतियां या जो डाउट था वो क्लियर होता नजर आया और उसके बाद से आप देखिए तमाम जो लोग हैं जो नाराज कहे जा रहे थे वो अब आंदोलन करते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर याचिका लगी है और इसको लेकर ही
इसी तमाम याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पंकज, सीएए बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना है। सीएए देश में ये कानून बीजेपी लाना चाहती है और अगर सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में मुहर लग जाती है, क्योंकि जवाब मांगा गया था, जवाब आज केंद्र सरकार दाखिल करने वाली है, अगर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे देता है तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में सीएए का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए शिवानी, सीए देश में लागू हो चुका है क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके पहले दोनों सदनों में, उच्च अपर सदन और लोअर सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों में बिल पास हो चुका था। राष्ट्रपति से फाइनल मुहर भी लग चुकी थी। बस आखिरकार एक गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का इंतजार था, वो भी जारी हो गया। तो पूरे देश में सीए लागू हो चुका है। बस जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी है उसको लेकर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सीओ को रोक लगाने वाली कोई किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है। जो भ्रांतियां हैं, जो डाउटेज है, उसको लेकर सीए के याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, तो सीएए देश भर में लागू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो सुनवाई चल रही है वो भ्रांतियों को लेकर के चल रही है, ना कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का जजमेंट देने वाला है। तमाम विपक्षी दलों ने याचिकाएं हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। फिलहाल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब की थी 3 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से, और वो जवाब आज केंद्र सरकार दाखिल करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। आज रुद्रपुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के बीजेपी ने सभी तैयारियां पुख्ता कर ली है। सीएम धामी ने खुद इन तैयारियों की समीक्षा की है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने की कोशिश होगी। पूरे उत्तराखंड को रुद्रपुर से आज प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देंगे, भाजपा के लिए वोट की अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के मुकम्मल कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तैयारियों की समीक्षा की है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ विपिन नागी जुड़ गए हैं। विपिन, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर पूरे कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए। 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। जानना चाहेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है। 1 लाख लोग क्या वाकई प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे? शिवानी, सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि उत्तराखंड के अंदर चाहे कुमाऊं एरिया हो या गढ़वाल एरिया हो, हर जगह एक प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है, कोई भी विशाल जनसभा होती है, उसमें बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं एक विशाल जो एक जनता है उनको जुटाने का जो एक जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक क्षेत्र के मुखिया को दी जाती है। जो क्षेत्र का मुखिया उत्तराखंड का जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी के टारगेट को लेते हुए कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी ने तैयारी करी है, क्योंकि रुद्रपुर कुमाऊं क्षेत्र में आता है और इसमें कुमाऊं क्षेत्र की जनता को जोड़ा जाएगा और पूरी तमाम जनता जो कुमाऊं क्षेत्र की होगी उनको जोड़कर जो है कहीं ना कहीं जनसभा, जो विशाल जनसभा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी की रहेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां करने की बात कही जा रही है। पुष्कर सिंह धामी कई दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार चाहे शासन प्रशासन की बात कहें या तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा क्षेत्रों के मानक की बात करें या तमाम व्यवस्थाओं में क्या क्या रहेगा। जनसभा विशाल जनसभा रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से आगे भीड़ जुटानी है और साथ साथ वोट किस तरह से समेटने हैं, उस सब की तैयारियां लगातार बीजेपी भी कर रही है। और अजय भट्ट का क्षेत्र ये पड़ता है। अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और तमाम जो ये पूरी तैयारियां अजय भट्ट की तरफ से ये पूरी तैयारियां जो पूरे वहां के कार्यकर्ताओं ने कर रखी है, उसको एक देखने वाली बात होगी कि आज कितनी विशाल जनसभा एक जुटाई जा सकती है और कितना एक जनसभा का सैलाब देखने को मिलेगा। हालांकि कई कार्यक्रम चाहे गढ़वाल में हो या कहीं भी हो बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्ण नहीं नजर आते।
पर अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसको देखने वाली बात होगी कि आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कितनी विशाल भीड़ जुट पाएगी। विपिन, तमाम तैयारियां बीजेपी कर रही है, खुद मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। तमाम तैयारियों की जब हम बात करते हैं तो भीड़ इकट्ठी करने से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी निश्चित ही पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। विपिन, इस मामले में जानकारी चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के, चूंकि भारी भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। अगर 1 लाख लोग पहुंचेंगे, मतलब बड़ा कार्यक्रम है ये, भारी भीड़ होगी, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से सुरक्षा के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, चाहे एसपीजी की बात करें, एसपीजी के साथ साथ कहीं ना कहीं जिसमें 5 एसपी और 12 एडिशनल एसपी और 18 सीओ, 5 कंपनी पीएससी की और एटीएस की टीम, एनएसजी की स्पेशल एंट्री ड्रोन टीम आ रही है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, इसके अलावा भी भारी पुलिस बल एक तैनात रहेगा और पूरी, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और पूरी व्यवस्था जो है फिलहाल उत्तराखंड की सामने सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी और जनता की सुरक्षा को भी लेकर पूरी तैयारियां करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम बीजेपी की जो बड़े दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे, तो सभी लोग जो है पूरी व्यवस्थाओं में जो बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। भाजपा के तमाम बड़े चेहरे आज उत्तराखंड में रुद्रपुर में मौजूद होंगे, जहां से प्रधानमंत्री जीत का मंत्र पूरे उत्तराखंड के लिए देते हुए नजर आएंगे। विपिन, साथ ही जानकारी चाहेंगे कि देखिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया था भाजपा की तरफ से। मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई है, बैठक अभी एक और होनी है इससे पहले कि मैनिफेस्टो जारी करे पार्टी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनावी रैली है, बड़ा चुनावी सभा है। इसमें क्या लगता है किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करते नजर आएंगे, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उत्तराखंड की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी? शिवानी, सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी पे केवल एक ही मोटो है और सबसे बड़ी बात एक ही जो उनकी बातें हैं वो रहती हैं हमेशा की योजनाएं, जो उन्होंने कार्य करे हैं अपने उत्तराखंड के अंदर, जो विस्तार पूर्वक से जो जितना विकास कार्य किया है उन सब की एक अपनी गिनती गिनाने का काम होता है। साथ ही साथ जितने कार्य करने वाली हैं उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे। साथ साथ इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको बताएं, प्रधानमंत्री जब चाहे वो देहरादून के दौरे पे रहे या तमाम उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र के दौरे पे रहे, तो वहां पर कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि गिनाते हुए नजर आए। और इस बार जिस तरह से 400 पार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी अपने, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी को अब कितना चाहेगी इस बार जनता और कांग्रेस की जो बातें हैं उसमें कितना आएगी और तमाम बिल्कुल जनता के मन में क्या है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से दिल जीतने की पूरी कोशिश हो रही है। 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री आज खुद उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का यहां पे टारगेट रखा गया है। कार्यक्रम स्थल पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुर्सियां सज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की है। विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करेंगे। बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी देने की खबर सामने आई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। वीरेश राज के CUG नंबर में आई कॉल। 28 से 29 मार्च की रात फोन कर मिली धमकी। कॉलर ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां जेलर को जान से मारने की धमकी मिली है। वीरेश राज के CUG नंबर पर एक कॉल आई और इस कॉल पर उनको गालियां दी गई, साथ ही जान से मारने की धमकी मिली। 28 और 29 तारीख की रात की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात कॉल आने के बाद CUG नंबर पर उनको जेल से मारने की धमकी दी गई है। बांदा कारागार के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जेल में ही लगातार तबीयत बिगड़ रही थी और बिगड़ी तबीयत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बांदा जेल में तैनात कर्मियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में बांदा कारागार के जेल अधीक्षक को अब धमकी मिली है। जेल अधीक्षक को
कॉल आई थी, जिस पर गाली गलौज करने के साथ साथ उनके CUG नंबर पर कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा दायर किया गया है और जांच पड़ताल चल रही है। अज्ञात कॉलर ने जेल अधीक्षक के CUG नंबर पर कॉल करके गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। ये पूरा मामला मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा हुआ है। मुख्तार की मौत के बाद जेल अधीक्षक को उनके CUG नंबर पर अज्ञात लोगों ने कॉल किया और 28-29 मार्च की घटना बताई जा रही है, जहां देर रात फोन करके उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई। अज्ञात कॉलर ने गाली गलौज करते हुए जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी है। पूरा मामला मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा हुआ है। बांदा जेल में कैदी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक कारण बताया गया था। हालांकि लगातार विपक्षियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में बांदा कारागार के जेल अधीक्षक को अब जान से मारने की धमकी मिली है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, बांदा जेल के अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर का अभी तक पता नहीं चला है। मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार विपक्ष और मुख्तार अंसारी के समर्थक ये मानने को तैयार नहीं है कि मौत नेचुरल तरीके से हुई है। बिल्कुल शिवानी, ये बहुत गंभीर मामला है। जेल अधीक्षक जेल सुपरिंटेंडेंट वीरेश राज को ये 28 और 29 तारीख के बीच की मिड नाइट में लगभग 1:45 बजे, मतलब 1:35 से 1:37 के बीच में उनके फोन पर एक कॉल आती है और उस कॉल को जैसे वो उठाते हैं तो उधर से ढेर सारी गालियां देते हुए उनको जान से मारने की, खत्म कर देने की, उनका कत्ल कर देने की धमकी दी जाती है। और उसके बाद वो जेल अधीक्षक के फोन में कॉल रिकॉर्ड रह जाती है और बाकायदे वो लिखित रूप से फिर इसकी एप्लीकेशन देते हैं। रात में ही डर के वजह से वो संपर्क करते हैं अपने स्टाफ से। पूरा स्टाफ उनका इकट्ठा होता है और वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है अज्ञात जिसने जो है इस प्रकार से गाली गलौज करते हुए और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और कहीं न कहीं जो कॉलर था उसका इशारा मुख्तार अंसारी मामले की तरफ ही था। अब जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, उनका जो अंतिम क्रिया है वो भी हो चुकी है, सुपुर्द खाक हो चुके हैं, और उसके बाद उसी जेल के जेल अधीक्षक को धमकी आना जहां पर ये घटना घटी थी मुख्तार अंसारी की मौत होने की, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। नगर कोतवाली में इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस जो है उस अज्ञात कॉलर की तलाश में जो भी संसाधन है उनके माध्यम से लग गई है। डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस कॉलर तक, उस सिम तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है और बहुत जल्द कुछ न कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ये व्यक्ति कौन है, कोई गंभीर व्यक्ति है या फिर किसी ने इस स्थिति का लाभ लेने के लिए जबरदस्ती एक मजाक भर किया है। मामले दोनों हो सकते हैं, इस पर संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि जेल अधीक्षक है वो और मंडल कारागार है वो, जोनल जेल है वो, और मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी मिलना और वो भी इतनी रात में धमकी मिलना निश्चित रूप से गंभीर मामला है। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले को लेकर के जुट गई है और जल्द ही कोई जानकारी शिवानी सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को धमकी मिली है। मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के सीगरा इलाके में सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 28 साल के युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को हादसे की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना की यह खबर सामने आई है, जहां एक युवक की मौत की पुष्टि की गई है। जम्मू के सीगरा इलाके में सड़क हादसे की खबर सामने आई है। 28 साल के युवक की मौत हो गई है और हादसे के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सड़क दुर्घटना की एक खबर है, जहां 28 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जम्मू के सीगड़ा पर सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आ रही है। हादसे में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में युवक को अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आ रही है, जहां 28 वर्षीय युवक की मौत की खबर सामने आई है। यूपी के चित्रकूट से भी सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में एक बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार डंपर ने सवारी से भरे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो सवार कई लोगों की मौत की सूचना है। अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक महिला और 4 पुरुष शामिल है। वहीं एसएसपी चक्रपाणी त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 मृतकों में से 3 की पहचान हो गई है, बाकी बचे हैं। 2 की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक डंपर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। ये कोतवाली करवी के अंतर्गत करवी बांदा राजमार्ग पर अमानपुर एक स्थान पड़ता है। वहीं पर एक डंपर और एक टेम्पो में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से अभी 3 लोगों की पहचान हो गई, 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। उनके परिजनों से संपर्क हो गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग घायल भी? जी, घायल जो हैं वो 3 लोग हैं, उनमें से रिफ़र हो गए हैं प्रयागराज, और उनको प्रयागराज के रास्ते में। बाकी मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली करवी के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीत का परचम लहराने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के साथ टीवी 27 न्यूज के संवाददाता विनीत करिहुले ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव 2024 के बिगुल बज चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है सियासत वो बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है और भाजपा लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि 400 पार जो है इस बार खेल चलेगा। और इस समय हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, आपका स्वागत है टीवी 27 में। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है 2024 का, क्या कैसे, जैसे कि भाजपा लगातार कहती हुई नजर आ रही है 400 पार होगा इस बार, तो क्या आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, 4 जून का दिन जल्द ही आएगा और एक जिस प्रकार से देश में उत्साह है प्रधानमंत्री जी की नीतियों के प्रति, प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण के लिए जो काम किया है, तो स्वाभाविक बात है कि हमारा लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बाकी सरकारें रही तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, हमारी प्रो इनकम्बेंसी है। तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और हमारे नेतृत्व की जरूरत है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और जल्द ही मुझे लगता है कि ये जो हमने स्लोगन दिया है वो उसका फल हमें मिलेगा। लगातार जम्मू कश्मीर में विकास धारा 370 हटने के बाद विकास देखने को मिला जम्मू कश्मीर में, मगर आम जनता जो कहती हुई नजर आ रही है कि विकास आम नागरिक का कब होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो समाज कल्याण के लिए काम हो, हर व्यक्ति की
हेल्थ के लिए, हर व्यक्ति के रेजिडेंस के लिए, हर व्यक्ति के गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, आज किसान हो, युवा हो, महिला हो, और सबसे पहले जरूरी था कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को कायम करना। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ ना तो यहाँ पर कोई कारपोरेट सेक्टर आता था, ना यहाँ पर इंडस्ट्री आती थी। आज शांति व्यवस्था बनी है, तो धीरे धीरे देखती है जम्मू कश्मीर फिर से जन्नत जिसको कहा जाता था, स्वर्ग कहा जाता था, वो बनेगा। कश्मीरी पंडित समुदाय का कहना है, जो माइग्रेंट्स हुए हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, हम बाहरी राज्यों में रहते हैं। 89 और 90 में हम बाहर निकले वहाँ से। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात की जाएगी या नहीं? देखिए, जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर अपनी दुकानदारी चलाती थी, तो आज उनको लोग नकार चुके हैं। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई है, पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को खत्म किया है, उसी तरह से इसको खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ विनीत कारहलू, टीवी 27 न्यूज, जम्मू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।